हमारी दुनिया के मैप पर मौजूद ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। ये इस धरती की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। मंगोल्स, ग्रीक्स और अरब्स के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी लैंग्वेज, पोएट्री और आइडेंटिटी को हमेशा जिंदा रखा है। कई सदियों पहले इस खित्ते में बहुत सी कम्युनिटीज आबाद थी। यहाँ की सबसे पुरानी और बड़ी सिविलाइजेशंस में से एक ईलाम थी, जो साउथ वेस्टर्न ईरान में सूसा सिटी के इर्द गिर्द आबाद थी। ये सिविलाइजेशन कई सदियों में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई, जहाँ लोकल लोगों ने शहर, मंदिर और राइटिंग सिस्टम्स बनाए। तकरीबन 2000 साल तक ईलाम एंशिएंट दुनिया की एक बड़ी ताकत रही, लेकिन मुसलसल हमलों, खास तौर पर असीरियंस की इन्वेजन्स ने इसे तबाह कर दिया और फिर एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये नया दौर तब शुरू हुआ जब इंडो ईरानियन ट्राइब्स ने इस जगह में एंटर होकर सेटल होना शुरू किया। इन ग्रुप्स में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेडीज और पर्शियंस। मेडीज ने पहली ईरानी किंगडम जरूर बनाई, लेकिन वो पर्शियंस थे जिन्होंने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फिर 550 BC में साइरस द ग्रेट ने इन तमाम ईरानियन ट्राइब्स को यूनाइट किया और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर्स में से एक की बुनियाद रखी। लेकिन साइरस बाकी कॉन्करर्स की तरह नहीं था। उसने नए सिरे से चीजें बनाने के बजाय पुरानी चीजों को ही बेहतर करने का फैसला किया। उसने अक्सर लोकल ट्रेडिशंस, रिलीजन्स और कस्टम्स को कंटिन्यू करने की इजाजत दी। जब उसने बेबीलोन को फतह किया तो उसने एग्जाइल्ड लोगों को अपने घरों में वापस जाने और अपने टेम्पल्स दोबारा बनाने की भी इजाजत दे दी। इस पॉलिसी को साइरस सिलेंडर में हमेशा के लिए लिख लिया गया, जिसे दुनिया की पहली ह्यूमन राइट स्टेटमेंट भी माना जाता है। साइरस और उसके बाद आने वाले रूलर्स जैसे कि डारियस I के अंडर अकाइमेनिड एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई। ये इजिप्ट से लेकर इंडिया तक फैली हुई थी। उन्होंने रोड्स बनाए, प्रोविंसेस बनाए जिन्हें सैट्रपीज कहा जाता था, टैक्सेशन को स्टैंडर्डाइज किया और एडमिनिस्ट्रेशन का एक एडवांस्ड सिस्टम बनाया। परसेपोलिस पर्शियन ताकत का सिंबल बन गया। लेकिन कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए नहीं रहती। 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया पर हमला कर दिया और सिर्फ कुछ ही सालों में अकाइमेनिड एम्पायर कोलैप्स कर गई। परसेपोलिस को जला दिया गया और अलेक्जेंडर ने खुद को पर्शिया का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। उसकी मौत के बाद उसकी एम्पायर भी टूट गई और पर्शिया एक ग्रीक डायनेस्टी सेल्यूसिड्स के कंट्रोल में चला गया। ग्रीक कल्चर यहाँ बहुत तेजी से फैला, लेकिन ईरानियन आइडेंटिटी को फिर भी मिटाया ना जा सका। फिर 3rd सेंचुरी BC आते आते नॉर्थ ईस्ट में एक नई ताकत उभरी, जिन्हें पार्थियंस कहा जाता था। ओरिजिनली तो ये देहाती लोग थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पावरफुल एम्पायर बनाई जिसने ईरान और फिर मेसोपोटामिया को भी कंट्रोल किया। पार्थियंस दुनिया में रोम के सबसे बड़े ईस्टर्न राइवल्स बन गए और ईस्ट से वेस्ट को लिंक करने वाले अहम ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने लगे। इनकी एम्पायर पहली पर्शियन एम्पायर जैसी सेंट्रलाइज तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ईरानियन ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया और इस रीजन को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर 224 AD में एक और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई जब आर्डाशेर नाम के एक पर्शियन आदमी ने पार्थियंस को ओवरथ्रो करके ससानियन एम्पायर की बुनियाद रखी। ससानियंस के अंडर ईरान एक बार फिर से एक पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन गया। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया और पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कॉलरशिप अपने उरूज पर पहुंच गई। ससानियंस सदियों तक रोम और बाइजेंटियम एम्पायर के खिलाफ जंगें लड़ता रहा और ये बहुत लंबी और खौफनाक जंगें थी। 7वीं सदी के शुरू तक दोनों एम्पायर्स बहुत कमजोर हो चुकी थी और यही वो मोमेंट था जब अरब से मुस्लिम आर्मीज निकल कर आईं और उन्होंने यहाँ हमला किया। कादसिया और नहावंद की जंगों में पर्शियंस हार गए और 651 AD में आखिरी ससानियन किंग याज़दिगर्द III के मारे जाने के बाद पूरी एम्पायर का खात्मा हो गया। ईरान आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा बन गया और इस्लाम पूरे खित्ते में फैल गया। लेकिन यहाँ भी पर्शियन आइडेंटिटी खत्म होने के बजाय अडॉप्ट कर गई। पर्शियन लैंग्वेज एक नई फॉर्म में अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाने लगी। पर्शियन स्कॉलर्स, पोएट्स और साइंटिस्ट्स इस्लामिक गोल्डन एज की सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स बन गए। अगली कुछ सेंचुरीज तक ईरान पर डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल्जूक एम्पायर थी, जिसे सेंट्रल एशिया के टर्किक रूलर्स ने बनाया था। हालांकि सेल्जूक्स पर्शियन नहीं थे, लेकिन उन्होंने पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर को अडॉप्ट कर लिया और पर्शियन को ही लिटरेचर, एजुकेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। एक बार फिर यहाँ बाहर से रूलर्स आए, लेकिन ईरान की आइडेंटिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन फिर ईरानियन हिस्ट्री का डार्केस्ट टाइम आया जब 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे के पूरे शहर तबाह कर दिए और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये सिविलाइजेशन फाइनली खत्म हो जाएगी, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान सरवाइव कर गया। ईरान के मंगोल रूलर्स ने खास तौर पर इल्खानेट के दौर में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया गया। जो चीज एक तबाही बनकर शुरू हुई थी, वो इवेंचुअली ईरान की रिकवरी का एक नया चैप्टर बन गई। बाद में सेंट्रल एशिया से एक और
ग्रेट कॉन्करर तैमूर आया, जिसकी मिलिट्री कैंपेन्स इंतहाई जालिमाना थी, लेकिन ये तैमूरिड पीरियड भी पर्शियन कल्चर के रिवाइवल की एक वजह बन गया। समरकंद और हेरात जैसे शहर पर्शियन लिटरेचर, साइंस और आर्ट के सेंटर्स बन गए, और इन तमाम कॉन्क्वेस्ट्स के बावजूद पर्शियन सिविलाइजेशन का कोई कुछ ना बिगाड़ सका। फिर पूरी ईरानियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। 1501 में इस्माइल I ने सफाविद एम्पायर की बुनियाद रखी और 12वीं शिया इस्लाम को स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। इस एक डिसीजन ने ईरान को परमानेंटली बदल दिया और ईरान अपने मोस्टली सुन्नी नेबर्स, खास तौर पर ऑटोमन एम्पायर से बिल्कुल अलग हो गया। पर्शियन कल्चर का सेंटर होने के बावजूद ईरान एक ऐसी शिया रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ जुड़ चुका था जो अगले कई सेंचुरीज तक उसे डिफाइन करने वाली थी। फिर शाह अब्बास I के अंडर ईरान एक बहुत बड़े कल्चरल और इकोनॉमिक रिवाइवल में एंटर हुआ, जिस दौरान इस्फहान दुनिया के सबसे खूबसूरत सिटीज में से एक बन गया। ट्रेड फैल गया, आर्किटेक्चर फ्लरिश हुआ और पर्शियन आइडेंटिटी और भी ज्यादा डीप हो गई। सफाविद्स के वीक हो जाने के बावजूद उनकी बनाई हुई फाउंडेशंस वैसे ही कायम रही। फिर 20वीं सेंचुरी में ईरान को एक नए किस्म के हमलों का सामना करना पड़ा, जहां आर्मीज के बजाय उसे पॉलिटिक्स, ऑयल और इकोनॉमिक्स के थ्रू फॉरेन प्रेशर फेस करना पड़ा। रशिया ने ईरान को कॉकेसस की तरफ से पुश किया, जबकि ब्रिटेन ने साउथ साइड से अटैक किया ताकि वो इंडिया तक अपने पाथ को प्रोटेक्ट कर सके। ऑल्दो ईरान को कभी भी फुली कॉलोनाइज नहीं किया जा सका, लेकिन उसे कॉन्स्टेंटली प्रेशर और मैनिपुलेट किया जाता रहा। और फिर ऑयल की डिस्कवरी ने चीजों को मजीद बिगाड़ दिया। 1906 में ईरानियों ने बगावत की और शाह को एक कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। ये इस पूरे रीजन की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स में से एक थी, लेकिन फॉरेन पावर्स एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ईरान से डरती थी, इसीलिए उन्होंने इंस्टेबिलिटी होने दी। 1925 में रजा शाह ने पावर ली और एक मॉडर्न स्टेट बनाना शुरू की। उसने रेलवेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और एक मजबूत आर्मी बनाई और 1935 में ऑफिशियली इस मुल्क का नाम ईरान रख दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने एक बार फिर सब कुछ बदल कर रख दिया, जब 1941 में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने ईरान पर हमला किया और रजा शाह को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद उसके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को नया शाह ऑफ ईरान बना दिया गया। इसके बाद फिर ऑयल स्ट्रगल्स शुरू हुई, जब 1951 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, जिससे ब्रिटेन आग बगोला हो गया। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स ऑर्गेनाइज किया, मुसद्दिक को ओवरथ्रो किया और शाह की पावर को दोबारा रिस्टोर कर दिया। इस एक इवेंट ने मॉडर्न ईरानियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाह ने अमेरिकन बैकिंग के साथ हुकूमत की, एक पावरफुल स्टेट बनाई, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज भी किया, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, रिप्रेशन और वेस्ट पर डिपेंडेंस ने लोगों में उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा कर दिया। ये रिजेंटमेंट 1979 में इस हद तक बढ़ गई कि लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह खोमेनी की लीडरशिप में रेवोल्यूशन ज्वाइन कर ली। ये बादशाहत कोलैप्स कर गई और एक इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद रखी गई। इस नई लीडरशिप ने वेस्ट को और स्पेशली अमेरिका को एक ऐसी ताकत समझा जिसने सदियों तक ईरान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया था। तेहरान में US एम्बेसी को टेक ओवर कर लिया गया और रिलेशंस मुकम्मल तौर पर खराब हो गए। उसी वक्त ईरान इसराइल के भी खिलाफ हो गया, क्योंकि वो उसे अमेरिका का एक क्लोज एलाई और इस रीजन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का सिंबल मानता था। उस वक्त से लेकर आज तक ईरान मिडिल ईस्ट में एक मेजर फोर्स रहा है। इसने इराक के साथ एक खूनी 8 साला वॉर लड़ी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट किया और न्यूक्लियर डील समेत बहुत से डिप्लोमेटिक फेजेस में एंटर और एग्जिट हुआ। लेकिन अमेरिका के साथ जो टेंशन थी वो कभी भी परमानेंटली खत्म नहीं हुई और आज ये टेंशन अपने सबसे डेंजरस पॉइंट पर पहुंच चुकी है। 2026 में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल चुका है, जहां मेजर शहरों पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा चुका है, जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। ईरान की टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद ईरान कोलैप्स नहीं हुआ। पिछले 5000 सालों में ईरान को इन्वेड किया गया, रीशेप किया गया और हर डायरेक्शन से उस पर अटैक किया गया, फिर भी ये वही रहा जो ये हमेशा से था, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हमेशा सरवाइव कर जाती है।